नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश लेकर। हिमाचल में कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया। बिलासपुर के लुहणू मैदान में भव्य कार्यक्रम रखा गया। सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की, पिछली योजनाएं बताई। बीजेपी विपक्ष पर जमकर हमला किया। उधर बीजेपी है कि कह रही है कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ। कई खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसको लेकर बीते दिनों बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम हुआ। एक तरफ सरकार अपने 2 साल के इस कार्यकाल को ऐतिहासिक और व्यवस्था परिवर्तन वाला बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इस कार्यकाल को भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से लिप्त बता दिया। सुक्खू सरकार 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर अपनी दी गई गारंटियों को पूरा होने का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सुक्खू के दावे, पूरी हुई गारंटी, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा, गोबर खरीद योजना, स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी, उच्च शिक्षा को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, पशुपालकों से दूध खरीद, 5 आयुष मोबाइल वैन योजना। कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। मुकेश के ट्रांसपोर्ट की बात आई, मैंने कहा मुकेश जी, आपके ट्रांसपोर्ट को 5 साल में 7,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बसें कितनी है? 3,000। मैंने कहा ये लोगों की संपदा है, हमें इसको ठीक करना है। आप इलेक्ट्रिकल बसेस में जाइए। और हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2400 बसों का, मैंने कहा आप ऑर्डर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। हम कोई आर्थिक कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, हम व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी? जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था, वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रामपुर गया, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था। रामपुर की महिलाओं से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में इन लोगों ने दूध के व्यवसाय से अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रोडू गया, कहा कि यहां 20,000 की 5,000 की क्षमता, 20,000 की क्षमता कीजिए। यही नहीं, गांव में लगा हुआ मनरेगा का मजदूर, मनरेगा के मजदूर को जब से मनरेगा शुरू की गई है, हमारी सरकार ने 60 रुपए की बढ़ोतरी की और 300 रुपया गांव में रहने वाली मनरेगा की मजदूर को आज हमारी सरकार की योजना के द्वारा मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी एक गारंटी पत्र जारी किया था, जिसमें पार्टी ने 10 गारंटियां दी। अब 2 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, सरकार ने 7 गारंटियों के पूरे होने का दावा कर दिया। हिमाचल तो अभी सुन रहे थे, ये प्रतिक्रिया पक्ष विपक्ष की चल रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश चौहान जी हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणधीर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी स्वागत है। और राकेश सिंघा साहब हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आप सभी का स्वागत है। नरेश चौहान साहब, 2 साल हो गए सरकार को, सरकार ने जश्न मनाया। जश्न में थोड़ा और रंग आ जाता अगर आला कमान से कुछ और अच्छे चेहरे दिख जाते, जैसा बीजेपी कह रही है। आप, क्योंकि आपको मीडिया से 2-4 होना पड़ रहा था बार बार, ये 2 साल कैसे बीते हैं? कभी समोसा, कभी टॉयलेट शीट, कभी जो कुकर है जी उसके पैसे लगा दिए आपके, कभी विधायक छोड़ गए, राज्यसभा सांसद का चुनाव हार जाना, बड़ा उतार चढ़ाव वाले 2 साल नहीं रहे क्या? देखिए गोयल साहब, हिमाचल के लोगों ने 11 तारीख को 2 साल पहले बदलाव किया। उससे पहले भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार 5 साल तक रही और उनको पूरी उम्मीद थी
उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उतारा और देश के बड़े बड़े जितने भी भाजपा के लीडर थे सबको चुनाव में उतारा और वो रिपीट की एक बात कर रहे थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो बदलाव किया उसके कारण थे। हमें मौका मिला, हमारी सरकार बनी, 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पे इसमें चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, खजाना खाली था जब जयराम जी के, वो एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था कि जो नेचर ने प्राकृतिक आपदा जो आई हिमाचल प्रदेश में, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का पिछले वर्ष हुआ, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जो भाजपा ने एक और चैलेंज हमारे सामने और प्रदेश की जनता के सामने और सरकार को गिराने का जो प्रयास किया, आप समझे कि राजनीतिक आपदा के तौर पे इन सारे चैलेंजेस को पास करते हुए हम आगे बढ़े, हमारी सरकार आगे बढ़ी और 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत उसके बावजूद बहुत अच्छा रहा, जहां हमने आर्थिक स्थिति को तेजी से आगे बढ़ाया और उसमें आज बहुत बड़ा सुधार हुआ। 2200 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया पहले वर्ष में। उसके बाद आप देखें कि जो जिस तरह से चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में जनता द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा उसको गिराने का प्रयास किया गया और उसमें कुछ कांग्रेस के भी ऐसे महत्वाकांक्षी लोग थे और आज देखें कि जनता ने दोबारा इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी को 40 के नंबर पे बिठाया। कहने का मतलब है जो महत्वाकांक्षी कुछ लोग थे आज वो घर बैठ के और जनता ने अपना मैंडेट साफ किया कि वो कांग्रेस की सरकार को 5 साल के लिए चाहते हैं। मैं यही बार बार जिक्र करता हूं कि भाजपा को ये समझने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग और जनता क्या चाहती है, उनका मैंडेट क्या था। आपको विपक्ष में बैठाने का मैंडेट था और आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण वंश हिमाचल प्रदेश में भाजपा मुद्दाहीन हो चुकी है, उनको पास मुद्दों की कमी है। नहीं चौहान साहब, आपके पास तो क्लियर कट स्पष्ट बढ़िया मैंडेट था। आपके मैंडेट में तो गाड़ी ठीक चलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी गोयल साहब बढ़ रही है। नहीं वही गाड़ी बता रहा हूँ, गाड़ी में कोई समस्या, गाड़ी में दिक्कत नहीं है चौहान साहब, लेकिन जब गाड़ी जब राज्यसभा चुनाव हुए तो ऐसा लगा गाड़ी बिलासपुर से ऊना की ओर जैसे ऊपर नीचे हो जाती है, फिर किन्नौर की ओर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ये सब हमने देखा ना, कभी प्रतिभा जी नाराज हो जाती हैं, फिर बीजेपी वाले कैसे कैसे मुद्दे ले आते हैं, समोसे के से लेकर टॉयलेट शीट तक का। केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री हर मंच से बोलते हैं कि आउटसोर्स के पैसे नहीं दे रहे जी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है जी। हिमाचल को चर्चा में रखा हुआ है बीजेपी वालों ने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वास्तविकता ये है कि भाजपा का क्या एजेंडा है। क्या वो प्रदेश को बदनाम करना चाहती है? जब हरियाणा का चुनाव आता है, महाराष्ट्र का चुनाव आता है, क्या समोसा इतना बड़ा इशू है? क्या कोई टॉयलेट टैक्स लगा है? ये अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपका मतलब विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रदेश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। हम सबको मिलकर प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर लीडरशिप के वर्चस्व की लड़ाई चली और स्वाभाविक है जो कुर्सी पे बैठा है उसकी इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। हमने इन 2 वर्षों में बहुत ऐतिहासिक फैसले किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आज प्रदेश को ऐसी पटरी पे लाके खड़ा कर दिया कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश के लोगों का आर्थिक स्थिति से और युवाओं का होने वाला है। आप ये बताएं, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने 4 सीटों पर लोकसभा में भाजपा के लोगों को जिता के भेजा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सी बातें हिमाचल के हित में, लोगों के हित में पार्लियामेंट में उठाई। चाहे वो आपदा के दौरान हमारी सहायता की बात थी या कोई स्पेशल पैकेज की बात थी, किसी भी विषय पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। समोसे पे बात हो रही है। आपके पास लौटता हूं ना, क्या विपक्ष है, क्या रणनीति है? इनको एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है कि भी प्रदेश के विकास के लिए हमको मिल के विकास के लिए जरूरत है और प्रदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपकी सरकार आज भारतवर्ष में है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आप कितनी बार हिमाचल की सहायता के लिए मिले, लेकिन ये तो आपस में दिन में 2 बार जो है मीडिया को एड्रेस करते हैं। जयराम जी 2 बार बिंदल साहब और उधर से अनुराग ठाकुर जी, जो होड़ लगी है और हमारे कांग्रेस से गए हुए कुछ लोग, उन्होंने सबको ओवरशैडो करके अपना एक बड़ा स्थान वहां बना दिया। ठीक है, होड़ लगी है बात। मैं आता हूं ना सर, फिर आऊंगा। एक बार रणधीर जी से जवाब ले लेता हूं। रणधीर जी आप सुन रहे हैं, देखिए नरेश जी क्या कुछ बता रहे हैं। मैंडेट उनके पास है, आप बार बार डिरेल करने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आप समोसा जैसा मुद्दा उठाकर, टॉयलेट शीट जैसा मुद्दा उठाकर हिमाचल को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो आपको विपक्ष में बैठाया गया है उसे स्वीकारिए ना। देखिए नरेश जी की तो मजबूरी है
इनको तो जो कहा गया है वो इन्होंने बोलना है। सच्चाई जनता भी जानती है कि ऑपरेशन लोटस नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार से नाराज होकर वो हमारा उन्होंने साथ दिया। उन्होंने उस समय साथ दिया जब इन्होंने राज्यसभा के लिए हिमाचल नहीं बल्कि बाहरी उम्मीदवार को खड़ा किया, तो वो हमारे साथ आए। इन्होंने उनको बाहर निकाला, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, उनकी सदस्यता रद्द की, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, वो हमारे साथ आए। परंतु बात यह है कि जो ये हमें कहते हैं, अब समोसे की जांच हमने तो नहीं कराई, हमने तो इनको कहा था कि आपके मुख्यमंत्री के कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी ने गुमनाम पत्र लिखकर कहा कि 25 करोड़ रुपए वहां बैठे अधिकारियों को, जो मैसर्ज पटेल एंड कंपनी जो किन्नौर में शोंगटोंग करछम प्रोजेक्ट बना रही है हाइड्रो पावर उसका, उसने दिए हैं। जांच उसकी करने के लिए सीआईडी के पास समय नहीं है, परंतु समोसा मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उसकी जांच सीआईडी करती है, 4 दिन में लिखित रिपोर्ट आ जाती है, अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है। तो ये मुद्दा नहीं तो क्या है? आज तथ्य सामने आए कि वो 25 करोड़ देने की एवज में सरकार ने उस कंपनी को अनेक लाभ दे दिए। प्रोजेक्ट पूरा होने में 1765 दिन की एक्सटेंशन दे दी, 162 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया। आपने उनको 150 करोड़ रुपए का काम 288 करोड़ में दे दिया। आपने मलबा हटाने का रेट 65 रुपए क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 88 रुपए क्यूबिक मीटर कर दिया। वो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, आज सत्य सिद्ध हो रहा है। नहीं शर्मा जी, आप अभी सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री का हम भाषण सुनवा रहे थे, परिवर्तन वो कह रहे हैं आज शराब घोटाला हो गया। शराब के ठेकों देने में कितना बड़ा घोटाला है, आप हैरान होंगे। इन्होंने हर जिले में नहीं शराब के यूनिट थे, रणधीर जी उनको बड़े एक सवाल है मेरा, 11 यूनिट का 1 यूनिट कर दिया। मेरा एक सवाल है, कल भरे मंच से मंडी के 8 यूनिट का 1 यूनिट कर दिया। शर्मा जी, बिलासपुर के 8 यूनिट के 2 यूनिट कर शर्मा जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? और सिरमौर का 5 यूनिट का 1 यूनिट कर दिया। अच्छा मेरा सवाल तो सुनिए। और ताकि अपने चहेतों को लाभ दे, और जब बोलियां की, नीलामी की, तो ठेकेदारों को मेल मिलाप करके रिजर्व प्राइस के बराबर बोलियां चली। ठीक है रणधीर शर्मा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है, कल भरे मंच से डिप्टी सीएम ने बीजेपी को ललकारा। उन्होंने भरे मंच से कहा हम पहले भी 40 थे, आज भी 40 हैं, आपसे जो होता है कर लीजिए, सरकार हमारी रहेगी, चलेगी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब आपको, क्योंकि जैसे आप लोग दावा करते थे पहले पीछे कि ये सरकार जा रही है, इसका विश्वास खत्म हो गया है, उपचुनाव के बाद अब आपको ये लगता है कि हाँ 5 साल यही चलाएंगे? देखिए, मामले अदालत में है। असंवैधानिक रूप से बनाए गए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों की नियुक्तियां अदालत ने रद्द की। आज उन विधायकों की सदस्यता रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वो निर्णय अदालत का आएगा, उसके बाद फैसले होंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर 40 विधायक हैं और सरकार टूटने की स्थिति नहीं है, तो मंचों से बोलने की आवश्यकता क्या है? अधिकारियों को ये कहने की आवश्यकता क्या है कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी? वो तो सबको दिखता है। मंच से, सार्वजनिक मंच से ये बोलना कि ये सरकार पूरा समय चलेगी, ये इसी बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि 5 साल काटने मुश्किल है। इनको भी अपनी स्थिति का पता है। और कल जो रैली में हुआ वो तो भाषणों का कंपटीशन था, भाषणों की प्रतियोगिता थी। उप मुख्यमंत्री ने झूठ बोले और मुख्यमंत्री ने उससे ज्यादा झूठ बोल दिए। क्यों 55 रुपए नहीं ले रहे क्या भैंस का दूध? कह तो रहे हैं वो ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? एक जिले में ले रहे होंगे, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 10 रुपए प्रति बोतल शराब की बोतल पर सेस लगाया, मिल्क सेस। आपने उसके माध्यम से साल में 100 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया। अभी तक कितना दिया? आप एक जेब से निकालते हैं, दूसरी जेब में दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? शराब पीने वाले भी इसी प्रदेश की जनता है, उनसे 10 रुपए मिल्क सेस लेकर आप
दूध के लिए अगर वो भी 100 रुपए कहकर 45 रुपए में ले रहे हैं, क्या बड़ी बात करें। और वो भी लेने की व्यवस्था मात्र 2 जिलों में है, ठीक अन्य जिलों में मिल्क फेडरेशन की ये स्थिति नहीं है कि वो दूध ले। ठीक है, इन्होंने उसकी योजना ही नहीं बनाई ठीक कि अगर दूध खरीदना तो कैसे खरीदना है, तो खरीदना है उसका क्या करना है, कहाँ रखना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही सरकार के पास नहीं है, मिल्क फेडरेशन के पास है। नहीं है। इसलिए गारंटियों के जी। दावे मात्र खोखले हैं। जी। नरेश जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा एक बार चर्चा में शामिल कर लूं सिंघा साहब को। ये ओपीएस की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ अभी तो ओपीएस भी सभी कर्मचारियों को नहीं मिला। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लागू हुआ क्या नहीं है। एक साल में, ये 2 साल में 120 कर्मचारी रिटायर हुए बिजली बोर्ड से, उनको कोई ओपीएस का लाभ नहीं मिला। महिला सम्मान निधि में किसको 1500 मिला। 18 साल से 60 साल के बीच की महिला बताइए ना। आप कागजों में बोलते हमने शुरू कर दिया, दिया किसको। ठीक है, अभी पूछता हूँ ना मैं को 18 से 60 साल के बीच की महिला को नहीं। अगर ये आप अगर सुनेंगे तो कुछ हम अच्छा, जवाब रुकिए, देंगे। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, बस बस। अब मैं पूरा समय दूंगा सबके साथ, सबको समय दूंगा, ये मेरी गारंटी है। नरेश जी बस 1 मिनट दीजिए, राकेश सिंघा साहब भी जुड़े हुए, एक बार उनसे सुन लेते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, सरकार मंच से बता रही है कि हमने क्या क्या काम कर दिए, क्या क्या हम करने जा रहे हैं, और किस तरीके से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने, स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात यह है जी कि ये हकीकत सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश का जो निर्माण हुआ वो आर्थिक क्राइटेरिया नहीं था, और इसीलिए ये केंद्र की जिम्मेवारी हमेशा रहेगी जिस मर्जी किस्म की सरकार आ जाए। हिमाचल प्रदेश की कुर्बानी बहुत बड़ी है। हमारे जितने भी साधन थे आय के, वो भारत सरकार ने उन पर कब्जा कर दिया है। 1980 में जंगलों पर कब्जा हो गया। जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, मुझे बताएं कौन सी सरकार दिल्ली में 1980 के बाद आई हो जिसने इस बात को महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश की जंगलों की आय अब केंद्र के पास चलेगी। उसके एवज में हमें क्या मिला? पीड़ा, दर्द, और इसके अलावा हमें कुछ मिला नहीं। तो पहली बात तो यह है, कोई भी इस किस्म की सरकार चलानी है, आपके पास साधन चाहिए, और जब साधन होंगे, इच्छा शक्ति उसके बाद की बात। 2 साल जो हिमाचल प्रदेश के बीते हैं, आप मेरी बात को समझे। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को एहसास करने की कोशिश करें कि इतनी बड़ी त्रासदी देश में कभी नहीं आई होगी जो हमने हिमाचल प्रदेश पर फेस की। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो टूट गया उसका 10% अभी भी ऐसा है जिसको हम राहत नहीं दे सके। उसकी पूरी जमीन बह गई, वो मकान बताएं कहां बनाएगा। उसका खेत टूट गया है, वो अपना परिवार कहां से चलाएगा। क्या ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है? निश्चित रूप से बनती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को विनती करना चाहता हूं, आप इस हकीकत को समझने की कोशिश करो, नहीं तो हमारा हिमाचल प्रदेश ऐसा हो जाएगा, अलगाव की तरफ चले जाएगा। आज जिस तरीके के हालात क्यों अलगाव में भेजते हैं, छोड़ हो गए, अगर हमारा ख्याल नहीं करेंगे आप, तो ये पीड़ा लोगों की एक हद तक रहेगी। अलगाववादी उसके बाद सोच अब कहां आप कैसी बात? अलगाववाद तो जम्मू कश्मीर में खत्म हो रहा है, आप क्यों हिमाचल में लाना चाह रहे हैं? ठीक है, रुकिए नरेश चौहान, मैं कह रहा हूं अलगाववाद तो सर अब खत्म हो रहा है देश में। नहीं, आप क्या बात, आप लोगों की पीड़ा को दूर कैसे करेंगे? क्या हमें हिंदुस्तान के हिस्से नहीं है? आप नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सिंघा साहब, ये बात ना, मैं ये विषयांतर हो जाएगा, मेरी बात सुनिए सिंघा साहब, ये विषयांतर हो जाएगा। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में 5 साल तक आपने समर्थन दिया था, आपको और बेहतर करवाना चाहिए था। किराया ये जो FRA आया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये
किसकी वजह से आया? ये नरेगा आया तो किसकी वजह से ये मत आया? बोलिए कि 1980 के ये बाद जो आपका किसी RTI सरकार का ने एक्ट काम आया, नहीं किया। ये किसकी वजह से आया? नरेश चौहान साहब, FRA हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है, है। ठीक। आज 67% हिमाचल जंगलों पर बसता है, तो ठीक। मुझे बताएं उसका फायदा हमें मिल पाया है? ठीक है नरेश चौहान साहब, अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो रणधीर शर्मा पूछ रहे हैं 1500 रुपए कहां मिल रहे हैं, कितनी महिलाओं को मिल रहे हैं? आपने तो वादा सबके लिए किया था। कितने गौपालक और जो भैंस पालक है उनको 45 रुपए 55 रुपए मिल रहे हैं, कुछ जगह मिल रहे होंगे। आपकी जो गारंटियां हैं वो आप मतलब वो कह रहे दिखाने के लिए है, सबके लिए नहीं है। देखिए, सवाल ये है रणधीर शर्मा जी से, मैं भी दो चार सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है और मैंडेट 5 वर्ष के लिए होता है। हमने जो गारंटियां दी उस पे काम शुरू हो चुका, उसमें से 5 पहले शुरू हो चुकी है और 2-3 गारंटियों पे कल हमने उस पे आगे काम शुरू किया। अब आता है सवाल कि क्या कि भाजपा ने अपने समय में जो 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे, क्या वो 3 साल तक सड़कों में घूमते रहे, विधानसभा का घेराव करते रहे? क्या आपने उनकी बात सुनी? क्या आपने कोई फैसला किया ओपीएस पे? बिल्कुल नहीं। हमने किया है, करके दिखाया है। जो ये बात करते हैं उसकी बात नहीं करते जो काम हो गए। आप बताएं कि हमने अनाथ बच्चों के लिए 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया है कि उनका सारा खर्चा पढ़ाई लिखाई 27 साल तक हमारी सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना इस कानून बनाने वाला। क्या ये बता सकते हैं रणधीर शर्मा जी कि गलत काम है? 23,000 ऐसे बच्चे जो विधवाओं के बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें जो विधवा हो गई, उनकी पढ़ाई पा रही अपने बच्चों का, उसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि 23,000 बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। अब बताएं क्या ये फैसला गलत है? आज हिमाचल पहला राज्य बना जिसने एमएसपी घोषित किया दूध पैदा करने वालों के, 15 रुपए तक का पर लीटर इसका कीमत बढ़ा। ये गलत फैसला है। आप केवल विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है में प्रदेश के हित में आप उसको इग्नोर करके कोई चीज पैदा कर दे, उसके ऊपर प्रश्न उठाने शुरू कर दे। और हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो आप उनके ऊपर मुद्दे उठाएं और प्रदेश की बेइज्जती करने, समोसे पे ही चर्चा करने लग जाए, या टैक्स की बात शुरू कर दें कि टॉयलेट टैक्स से जो नॉन इश्यूज है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष इतना गैर जिम्मेवार हो गया हिमाचल प्रदेश में। हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बात। अभी भी समय है, 3 वर्ष का समय है, विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को भी सबको मिलकर प्रदेश को आगे ले जाने की बात है। चारों लोकसभा के सदस्य भाजपा के हैं, वो बताएं। रणधीर शर्मा जी से मेरा सवाल है कि कब वो हिमाचल के हितों की बात करते हैं पार्लियामेंट में? कब उन्होंने आपदा के समय प्रदेश के लिए खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से बात की? और बहुत सारे मुद्दे हैं। आप प्रदेश के मुद्दों के लिए, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में जो बड़े कदम उठा रहे हैं। चौहान साहब, एक सवाल पूछना है आपसे मुझे। हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, सोलर ऊर्जा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके समय में 5 साल में जिस प्रकार से एग्रीमेंट एसजेवीएनएल के पास आपके मुख्यमंत्री जी ने गिरवी रखे प्रदेश के हित सारे, वो प्रश्न है। आज हमने उस पर काम किया, बीबीएन पे काम कर रहे हैं अपने शेयर के लिए, वाटर शेयर मांग रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश के लोगों के हित की। आपकी 5 साल की सरकार विजन लेस थी, उनकी कोई सोच प्रदेश के लिए नहीं थी। 5 साल का समय प्रदेश का बर्बाद हो गया। हम निश्चित तौर पे आने वाले 3-4 साल में देखना, आप गारंटियों की बात करते हैं, हम गारंटियों से ऊपर बढ़ के एक सवाल है मेरा आपसे। और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच बड़ी साफ है कि प्रदेश आर्थिक तेजी से आगे बढ़ाना। आप ये झूठ का जो सहारा लेते हैं, जिस प्रकार कल आप लोगों ने गलत आरोप बिना आधार के एक पुलिंदा झूठ का खड़ा किया है, ये झूठ कितने दिन तक चलाते रहोगे मीडिया के सहारे? ये आप प्रदेश की जनता इस बात को समझने वाली नहीं है। ठीक है, वो समझ चुकी है आपकी असलियत क्या है। नरेश जी, एक सवाल है मेरा। जो आप बता रहे हैं कि ये योजनाएं हम लेकर आए, कुछ योजनाएं वाकई बहुत कमाल की लग रही हैं, जैसे सुखाश्रय योजना है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो हिमाचल एक आइडल मॉडल स्टेट की तरह पेश किया जा रहा है कि देखिए ऐसे शासन होता है। बीजेपी भी दूसरी ओर हिमाचल ही दिखा रही है, देखिए यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है, यहाँ सैलरी नहीं आ रही है, यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी बाहर हैं।
जब एक मॉडल स्टेट आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके जश्न में कोई तो दिल्ली से बड़ा नेता वहां आना चाहिए था, आला कमान से, बताने के लिए देखिए हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। देखिए, नेता आने का वो पार्लियामेंट चल रही है या आगे बहुत समय मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है ये कोई जश्न नहीं है। जश्न मैं 2027 अप्रैल में मनाऊंगा, जब मैं प्रदेश को और अच्छी स्थिति में खड़ा करूंगा। ये जश्न नहीं था, ये केवल लोगों के बीच जाने का एक मौका था कि हमने 2 वर्ष में किन परिस्थितियों में किन चैलेंजेस के साथ काम किया और अगला 3 साल का क्या विजन होने वाला है प्रदेश को आगे बढ़ाना। हमारी प्राथमिकताएं बड़ी तय है, और चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो जिसमें हम गुणवत्तात्मक शिक्षा की बात करते हैं, या हेल्थ का सेक्टर हो, हम इनकी तरह नहीं है कि 5 साल का समय काट दिया, विजन कोई नहीं था। हम बड़े स्पेसिफिक एक में काम कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र को आगे बनाना है, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन कैसे करना है। आप ये पैसे की बात करते हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा के कांगड़ा के अंदर एयरपोर्ट का विस्तार कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा हिमाचल प्रदेश के शिमला के कैपिटल में अब रणधीर जी के पास जा रहा हूं, निर्माण कर रहे हैं जो विश्व का दूसरा रोपवे होगा, या कोई पैसे की कमी नहीं है। ये जिस तरह का झूठा प्रचार दूसरे राज्यों के चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश का करते हैं, उसका रिएक्शन भी ये देख लें कि लोगों में उसके प्रति क्या भावना है। और जिस प्रकार का वर्चस्व का जंग लीडरशिप का भाजपा में चल रहा है, ये आम जनता के बीच चर्चा का विषय है। ठीक है, वो ठीक है। रणधीर जी वो कह रहे हैं आपके यहाँ पे नेताओं में गुटबाजी चल रही है, उधर सब ठीक है, और आप लोग किस तरीके से आपने हर्डल कांटे जो हैं उनकी राह में लगाए हैं, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए वरुण जी, मैं पहले एक सिंघा साहब ने जो बात उठाई उसका जवाब देना चाहूंगा। आपदा के समय केंद्र ने सहायता नहीं की। मैं इतना बताना चाहता हूं, SDRF और NDRF फंड के माध्यम से आपदा के समय 1782 करोड़ रुपए केंद्र ने प्रदेश को आर्थिक सहायता के रूप में दिए, और प्रदेश सरकार उसमें से 140 करोड़ रुपए 31 मार्च 2024 तक खर्च ही नहीं कर पाई। तो जब प्रदेश पैसा ही नहीं खर्च कर पाएगा, केंद्र ने क्यों देना है, कैसे देना है। दूसरा, यहाँ बात आई गारंटियों की कि हमने गारंटियां 5 साल के लिए दी। मैं ये कहना चाहता हूँ नरेश जी, पहले अपना गारंटी पत्र पढ़े। हमने नहीं कहा था, इन्होंने लिखा है। OPS पहली कैबिनेट में अप्रूव होगा, वो OPS 6 महीने बाद लागू हुआ और 2 साल बाद भी सबको नहीं मिला। आपने कहा पहले ही महीने जनवरी 2023 में 18 साल से 60 साल के बीच की हर महिला को 1500 रुपए मिलेगा। हमने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा है। परंतु 2 साल बीत जाने पर भी जब 1500 नहीं मिलेगा तो वो प्रियंका गांधी नहीं आएगी जिससे इन्होंने बुलवाया हुआ है चुनावी रैलियों में। चुनावी रैली में प्रियंका गांधी से बुलवाया हुआ है कि जनवरी महीने से 1500 रुपए मिलेगा, इसलिए वो क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, किस मुंह से आएंगी। इसलिए ये गारंटियां के मामले में बिल्कुल बैकफुट पे है। इन्होंने 1 साल में 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। वरुण जी आप हैरान होंगे, मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर मुकर गए। नहीं, हमने नौकरियों का नहीं, हमने तो रोजगार का वायदा किया था। हमने वहां इनका गारंटी पत्र विधानसभा के अंदर रखा। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा, मुख्यमंत्री जी चुप होकर बैठना। जब सरकार के मुख्यमंत्री अपनी गारंटियां भूल जाएं, उस सरकार से गारंटियां पूरे होने का हम वायदा हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं, बड़ा विजन है। 500 स्कूल ट्राइबल एरिया, कठिन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से इन्होंने 2 साल में बंद किए। जहां शिक्षा का विस्तार और गुणात्मक सुधार होना है, वहां ये 2 साल में एक भी टीचर की भर्ती नहीं कर पाए। 500 स्कूल बंद कर दिए, 1500 संस्थान बंद कर दिए। हमारी सरकार ने गांव के लोगों को पीने के पानी के बिल देना बंद किया था। इन्होंने पर कनेक्शन 100 रुपए पानी के बिल लगाने। कह रहे हैं आपके यहाँ पावर की लड़ाई है नेताओं में। एक मिनट, इन्होंने 300 यूनिट बिजली की बात की थी मुफ्त देने की, हमारी 125 यूनिट भी बंद की और बिजली महंगी की। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अनुशासित ढंग से जहां पार्टी जिम्मेवारी लगाती है वहां जाती है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हमारी पार्टी ने हमारे नेताओं की
जहां जहां जिस नेता की प्रेस वार्ता करने को जिम्मेवारी में आई, वहां इनको उसमें कंपटीशन दिखता है। इनकी सोच है, क्यों? इनके अंदर की ये हालत है। पिछले कल की रैली में उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के भाषणों को तो देखिए, कंपटीशन हो रहा। उप मुख्यमंत्री झूठ बोल गए और मुख्यमंत्री उससे ज्यादा झूठ बोल गए। थोड़ा सा नाराज तो प्रतिभा जी भी हो गई थी। तो एक मिनट वरुण जी, गुटबाजी तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्षा को बोलने नहीं दिया, उसका भाषण बीच में रोक दिया। मैं नरेश जी से पूछना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्षा की बनाई हुई आपने प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की सारी कार्यकारिणियां भंग करवा दी। गुटबाजी तो आपके अंदर है, कौन नहीं जानता। आपने तो गुटबाजी के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लोक निर्माण मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे थे। टूर प्रोग्राम में लिख गया था, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि लोक निर्माण मंत्री उद्घाटन नहीं किया। चलिए वो जवाब दे रहे हैं, फिर मैं सिंघा साहब के पास आऊंगा। एक बार वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। नरेश जी बोलिए जरा। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि रणधीर जी से मेरा एक दरखास्त है। पिछले चुनाव के दौरान आपकी सरकार थी, आपने वापसी करने के लिए जो कुछ घोषणाएं कर सकते थे वो की। 900 ऐसे संस्थानों की घोषणा कर दी कि 4.5 साल कुछ नहीं किया, लास्ट के 4 महीने में घोषणाएं करते चले गए। अगर वो घोषणाएं पूरी करनी होती तो 5,000 करोड़ रुपए की और सरकार पे बोझ पड़ता। आपने जो ये गिनतियां की, पानी फ्री कर दो, वैट कटा दो, सारी घोषणाएं कर दी। सिर्फ सोच थी कि हमें लोग वापिस लाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। ये सब करने के बावजूद आप लोगों को विपक्ष में बैठना पड़ा। हम इस तरह से प्रदेश को चलाने वाले नहीं हैं। हमारी मंशा बड़ी साफ है कि हम प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। भारत सरकार की बैसाखियों पे ये छोटा प्रदेश ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप बता दें कि आपने कौन सी सहायता हमारे को 2 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करवाई। आप केवल सब लोग झूठ बोल के प्रदेश की पब्लिसिटी करने में, नेगेटिव पब्लिसिटी करने में लगे, सरकार गिराने में, सरकार कमजोर करने में लगे। मेरा एक प्रश्न है कि लोकतंत्र में ये अधिकार जनता के पास है। हिमाचल प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन सी सरकार रहेगी और कब बदली जाएगी। ये आप क्यों ये काम करना चाहते हैं? क्या आपका लोकतंत्र के प्रति यही सम्मान है? ये मेरा प्रश्न है। जहां तक सवाल है कि प्रदेश हित को वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो भी पानी में हमारे अधिकार है, पावर प्रोजेक्ट में हमारे अधिकार है, पौंग डैम की लड़ाई है, सारी कार निर्माणी मुख्यमंत्री जी ने लड़ी। आप बता दें आपकी कौन सी 5 उपलब्धियां थी 5 वर्षों में जो आपने जनहित के लिए की हो। ये नरेश जी, इस तरह से नरेश जी अब एक बात बताइए। ये ठीक है, बीजेपी पे आप आरोप लगाते हैं, लेकिन 40 विधायक होते हुए अभिषेक मनु सिंघवी को वापस जाना पड़ा, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थोड़ी है। वहां से शुरुआत हुई ना, उसके बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम तो इनको हटा लेंगे। नहीं गोयल साहब, मैं बता देता हूँ आपके। आप भी समझ रहे हैं कि वो लोग सीआरपीएफ शिमला में आ रही, हेलीकॉप्टर उनको ले जाना है, पंचकूला में 5 स्टार होटल में ठहरा रहा है, उत्तराखंड में 5 स्टार होटल में ठहरा रहा है, गुड़गांव में 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं। उन सभी को टिकट कौन दे रहा है? कौन अपना उनका सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़ रहा है? किसने उनको, किस पार्टी ने उनको अपने चुनाव पे लड़ाया? आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रही। तो आपके उसके पीछे कौन थे? उसके पीछे भारत सरकार थी, उसके पीछे भाजपा थी जो सरकार गिराना चाहती थी और चोर दरवाजे से दोबारा हिमाचल प्रदेश पे राज करना चाहते थे। जयराम जी 7 बजे गवर्नर साहब के पास चले गए, नया सूट सिला लिया और आप कहते हैं कि ये कर नहीं रहे थे। हम प्रदेश की जनता के आभारी हैं कि जिन्होंने दोबारा इनको सबक सिखाया। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी नहीं समझ रहे हैं। कल की रैली में जो जन से लाभ उभरा है बिलासपुर के अंदर, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी भी इनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है, ठीक है, और समझने की जरूरत है कि प्रदेश की जनता क्या। एक बार सिंघा साहब के पास चलते हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, ये आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आपको लगता है जो 2 साल में वादे, मतलब जो वादे पूरे हुए, सरकार के पास 5 साल का टाइम है, लेकिन 2 साल में उसने काफी हद तक प्रगति की है, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 2 बातें हैं जी। एक है कि आपके पास साधन है कि नहीं है, दूसरा है
की इच्छा शक्ति है कि नहीं। यह हकीकत सच्चाई है कि साधनों की कमी हिमाचल प्रदेश में आज भी है जी। और ये कल को भी रहने वाली है, जिस मर्जी की सरकार आ जाए। इसलिए इसको हमें कबूलना है कि जिस तरीके से वायदे कांग्रेस सरकार ने दिए थे या कांग्रेस ने दिए थे सत्ता में आने से पहले, उस रूप में धरती पर वो बातें नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रयत्नशील है। ऐसा नहीं है कि ये मुकर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है, इनको कुछ बातों से बचना है। आपको फोकस करना है अपने कार्य पर। ये समोसों को छोड़ दो, ये दूसरे में उलझाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी माहिर है इन बातों में उलझाने के लिए। और अब समोसे का जिक्र तो कलकनी वकील साहब ने बेकार में छेड़ दिया। खास तौर पर जो लोग रोजगार में लगे हैं, अगर आप उनको निकालोगे, अब आक्रोश निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अलग अलग कोड के जो पास हो गए हैं बच्चे, उनको मैं समझता हूँ, मेरी पार्टी समझती है, फौरी तौर पर उनको रोजगार देने का कार्य करना चाहिए। अगर ये कार्य इस तरीके से कांग्रेस करेगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, रणधीर जी मेरा बुरा ना माने, वो हिमाचल के हित के लिए नहीं रही। जिस समय 66 में हम बने थे तो ये नारा दिया जाता था, स्टेट भूख को मारो तो, वो जनसंघ द्वारा दिया जाता था। तो इसलिए उस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक इस नजरिए से मैं बात को कहना चाहता हूं, संतुलित बात कहना चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं समझ ले कांग्रेस कि ये परमानेंटली आ गई है। 5 साल के लिए लोगों ने चुना है और इनको प्रयत्न करना है। जो लोगों से वायदे किए हैं उनको निभाना है, ऐसा मेरी पार्टी का मानना है। और जो कमी पेशी नजर आ रही है, उन कमी पेशियों को उसको जल्दी दूर करना है। ठीक। अन्यथा आने वाले समय में ये जन आंदोलन निश्चित रूप से होंगे। ये जो जिस तरीके के जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी गैर मुद्दों पर करना चाहती है, मैं समझता हूं ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। इसीलिए बुनियादी मुद्दे, हिमाचल प्रदेश का विकास कैसे बढ़ेगा, आज एक ऐसी परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को लीड लेना चाहिए कि हम मदद करेंगे। आओ, हमारी दिल्ली के अंदर सरकार है, जो साधन आपको हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए चाहिए, हम उसमें आपकी मदद करते हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। जो यहाँ से प्रपोजल भेजे जाते हैं वो कहाँ अड़ जाते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं कि क्या तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हमारी रणधीर शर्मा जी वो कह रहे हैं, सिंघा साहब भी, कि जो और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जनता को हल्के में मत ले। अगर उनको लोगों ने सत्ता में लाया तो वो इसलिए था कि प्रो पीपल का एजेंडा रखा गया, और ये जो आपका ओपीएस है ये प्रो पीपल एजेंडा था। लेकिन ओपीएस आपको बाकी कर्मचारियों को भी देना है, बिजली का कर्मचारी है, आपका ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी है, विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, आपको सभी कर्मचारियों को सिंघा साहब जी देना होगा। ऐसा है, नहीं दोगे तो हिमाचल प्रदेश की जनता आज से पहले भी किसी भी पार्टी जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो सत्ता में आई होगी। ठीक है रणधीर शर्मा जी, अब आपने सुना कि क्षमता और ताकत रखते हैं। जो बात अभी नरेश जी कह रहे थे और सिंघा साहब कह रहे हैं कि प्रपोजल जाते हैं, आप लोग रोक देते हैं। देखिए, सिंघा साहब जी तो आज ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी पार्टी कांग्रेस की बी टीम हो।
शायद नरेश चौहान जी को भी नहीं पता है कि कौन सी प्रपोजल प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजी और केंद्र सरकार ने पूरी नहीं की, पर सिंघा साहब को पता है। मैं बताना चाहता हूं, आपदा में 1782 करोड़ के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश की 274 सड़कों को केंद्र सरकार ने 2643 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश सरकार इतनी निकम्मी है कि समय पर उन सड़कों का काम शुरू नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 साल में 1,11,000 लोगों को मकान आवंटित हुए। प्रदेश सरकार की हालत ये है, केंद्र ने मकान आवंटित कर दिए और ये राजनीतिक आधार पर गरीब लोगों के मकानों को काटने का काम कर। इस फील्ड में केंद्र सरकार ने कमी कर, जो प्रपोजल जाती है उसको पूरा करते हैं। अब प्रदेश सरकार प्रपोजल ही ना भेजे। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए थे, फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट है नूरपुर का, 300 करोड़ रुपए केंद्र ने सैंक्शन किया। जो प्रपोजल जाता है उसको पूरा करते हैं, इसलिए ये कहना सच से परे है। दूसरा, नरेश जी ने जो कहा था कि 6 विधायकों को हेलीकॉप्टर में घुमाया, बीजेपी ने टिकट दिए, वरुण जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया था कि पहले उन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया, आपने उसके कारण ही उनकी सदस्यता रद्द की, जबकि कोई लॉजिक तो था नहीं। अब उसके बाद वो कहां जाते? अगर उसके बाद वो हमारे पास आ गए तो हमने शेल्टर दिया, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी तो उनको हमने शेल्टर दिया, तो क्या दिक्कत थी? पर शुरुआत में जब वो आपके विधायक थे तभी उन्होंने आपके प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि वो आपकी नीतियों से खुश नहीं थे, आपके नेतृत्व से खुश थे। इसलिए हेलीकॉप्टर आपने प्रोवाइड कराया ना? हेलीकॉप्टर तो बाद में प्रोवाइड कराया वरुण जी, कि हमें उनको विधानसभा के अंदर लाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने विधानसभा के गेट पर उनकी घेराबंदी की कि वो विधानसभा के अंदर ना जा सके। वो पुरानी कहानी है, उसको जाने दीजिए। पर मैं आपको आज पूछता हूँ, ये प्रदेश के साधनों की बात करते हैं, 2 साल में 27,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा ले लिया और फिर भी कहते हैं हम खाली है, हमारा खजाना खाली है। क्या नया काम शुरू किया? पैसा कहाँ खर्च रहे हैं? ये सीपीएस 6 बनाए थे, इनकी सुख सुविधाओं पर तो खर्च किया। हाई कोर्ट में सीपीएस बचाने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा फीस सीनियर एडवोकेट्स को दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपए फीस देने वाले 10 सीनियर एडवोकेट खड़े कर दिए। आखिर क्या मजबूरी है इस सरकार की, क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की कि वो 6 विधायक सीपीएस बने? गोयल साहब इसका जवाब आ गया, चौहान साहब आपके पास आ रहा हूँ जी। इसलिए ऐसी ये सरकार है जिसने बहुत प्रदेश को पीछे ले गई। ठीक है चौहान साहब कि हमने 5,000 करोड़, सर अब थोड़ा समय जो हमने 1500 मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल है, बकायदा आपकी सरकार के बाद जो अदानी का बिजली का प्रोजेक्ट था 280 करोड़ रुपया मेरे विधानसभा की कैबिनेट कॉलेज चल पड़ा था, हमको चले हुए संस्थान बंद किया। एक एक करके अब नरेश जी बोलेंगे। सर शर्मा जी बात पूरी आ गई आपकी, अब नरेश जी बोलेंगे। मैं शर्मा जी से ही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी सरकार में अदानी का जो प्रोजेक्ट था, अपफ्रंट मनी का जो पैसा था 280 करोड़ रुपया, जयराम जी की कैबिनेट में यह डिसाइड हुआ कि हम इसको ब्याज समेत उनको वापस देंगे, और हमने सिंगल बेंच से भी फैसला हुआ हाई कोर्ट से, हमने सरकार आते ही उसको चैलेंज किया और उस राज्य के हित में फैसला कराया और वो आज हमारे फेवर में हो गया, 280 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्या ये आपकी अचीवमेंट थी? आज 1500 करोड़ रुपए का 5 स्टार होटल जो छराबड़ा में आपके टाइम में फाइलें दबी रही, हमारी सरकार बनते ही आज हिमाचल सरकार का हो गया। क्या ये फैसले नहीं है? क्या आप ये कर पाए थे? आज भी आपने जो प्रोपोगंडा किया 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट मनी एक पावर प्रोजेक्ट्स का था, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज भी डबल बेंच में। जिस प्रकार 280 करोड़ रुपया बचाया उसी प्रकार ये 64 करोड़ रुपया भी बचाएंगे और सारी लड़ाइयां अपने हक की सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, जो पिछले 5 वर्ष आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकी। आपकी तो सोच ही नहीं थी आपकी सरकार की कि हमने प्रदेश के हितों को बचाना है।
SJVNL में जो फैसले किए, जो एग्रीमेंट साइन किए, सारे राइट सरेंडर कर दिए उनके साथ। हमारी पावर नीति थी 14%, 18% और 30% फ्री पावर की, और 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट भारत हिमाचल सरकार को आने चाहिए थे। जयराम जी ने 12% पे वो पावर प्रोजेक्ट उनके साथ साइन कर दी, और उन्हीं के रहेंगे पूरी जिंदगी। वो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। हमने माननीय पावर मिनिस्टर को शिमला बुला के उनसे बातचीत की कि हमने 15 जनवरी तक का टाइम दिया है SJVNL को। ठीक है, हम ये सारे प्रोजेक्ट अपने लोगों के हित में, प्रदेश के हित में टेक ओवर करें। ठीक है नरेश जी, एक सवाल और था, शर्मा जी का एक सवाल था कि कल प्रतिभा जी को बोलने नहीं दिया गया वहाँ। ये फिर वही बात है, ये फिर समोसे वाली बात है, ये फिर वही गंभीरता नहीं है विपक्ष में। आप ये पूछिए शर्मा जी से कि जनता कितनी थी वहाँ। आपका घर है बिलासपुर, कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, इस बात पे जिक्र करें इनसे। ठीक है, ये मैं पूछ लूं, हालांकि समापन करना। शर्मा जी, लुहणु मैदान कल भरा हुआ था भाई। लुहणु मैदान में 7,000 लोग आते हैं। 7,000 लोग इकट्ठे करना अगर उपलब्धि सरकार की है, जिसमें 300 सरकारी बसें लगाकर अधिकारी कर्मचारी सारे बुलाकर 7,000 का ग्राउंड भर लिया, कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है। भीड़ सरकार के इसमें इकट्ठा करना उपलब्धि नहीं है। बात यह कि उसमें आपने दिया क्या, बिलासपुर को क्या दिया। बिलासपुर के संस्थान डिनोटिफाई किए थे, हम मांग कर रहे थे कि उनको खोलो, वो तो आपने खोले नहीं। शर्मा जी, लेकिन एक बात तो है, इस देश में कौन सा विपक्ष है जो समोसे की बात करता है? समोसे, टॉयलेट सीट, हीटर, आप छोड़ दीजिए ना। ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, उसकी तो CID से जांच नहीं होती, परंतु मुख्यमंत्री का समोसा गायब होता है तो CID की जांच होती है। ये सरकार की नीति है, इस पर हमें ऑब्जेक्शन है। और दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो 64 करोड़ के अपरेंट मनी की बात की है, वो वीरभद्र जी की सरकार के समय का निर्णय है। जनवरी 23 का निर्णय था कि भाजपा का कि 64 करोड़ जमा कराओ, इन्होंने जमा नहीं कराए, तो आज दिल्ली का हिमाचल भवन अटैच हुआ, कुर्की के आदेश हुए। वरुण जी, आप हैरान होंगे, हाई कोर्ट ने एक केस एक HPTDS पर्यटन निगम के कर्मचारी ने पेंशन के लिए किया। उस मामले में हाई कोर्ट में इन्होंने घाटे के होटल्स की जो लिस्ट दी, वो ऐसे प्राइम प्लेसेस पे होटल है, चैन का होटल, धर्मशाला के धौलाधार का होटल, जो घाटे पे जा ही नहीं सकते। शर्मा जी, समय नहीं है मेरे पास, मैं विस्तार से इतनी चर्चा कर सकता हूं। जानबूझकर गलत जानकारी दी ताकि वो 18 होटलों को बंद करने के आदेश मिले और उनके प्राइवेट हाथों में जा रहे थे। जब ये आरोप हमारा उस पर इंक्वायरी हुई और फिर वो रुके, आप उसके भी ध्यान से गौर करें। देखिए, अब अंत में मुझे ये कहना है कि इस सरकार को 2 साल हुए हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। बहुत सारे उपचुनाव देख लिए, कभी कोई मंत्री को भावुक होते हुए देख लिया, लेकिन वापसी भी की। उन झटकों के बाद सरकार ने वापसी भी की और खुल के कह रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री कि हम जितने थे उतने कायम हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए। मतलब चुनौतियों के दौर के बीच में सरकार कायम है। 2 साल सरकार कह रही है हिमाचल खुशहाल, बीजेपी पूछ रही है सवाल। आने वाला समय कैसा होगा ये देखेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान थे और ये हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने पर हम कर रहे थे खास चर्चा। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।